अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। पाकिस्तानी ज़ुबानों के अदब के सिलसिले में आज एक पंजाबी अफ़साना लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है सलीम खान गम्मी ने और उसका तर्जुमा किया है नवीद सरोश ने। अफ़साने का उन्वान है ज्ञानी मेरा यार। इस जंगल में रॉबिन हुड का डेरा था। ज्ञानी बोला। कोई सबूत? मैंने कहा। तमाम लोकगीत देख लो, सब लोग यही कहते हैं, किताबों में दर्ज है, अंग्रेजी समाजी तारीख में आया है। ज्ञानी ने एक ही सांस में कहा। ज्ञानी जी, तुम भोलू हो। अंग्रेज झूठ बोलते हैं और उनकी किताबें और तारीख भी झूठ बोलती है। मैंने चिढ़कर कहा। मगर लोकगीत, वो तो झूठ नहीं बोलते। लोकगीत कहते हैं कि इस जंगल में रॉबिन हुड का डेरा था। होगा, मुझे क्या। अगर नहीं भी था तो फिर भी उसका डेरा इसी जंगल में होना चाहिए, क्योंकि मेरा यार इकबाल सिंह ज्ञानी ये कहता है। मैंने कहा। अब तू मजाक पर उतर आया है, मैं बात ही नहीं करता। वो नाराज होते हुए बोला। हम लंदन से एक लंबी कार में आए थे। ये कार ज्ञानी की थी और वो मुझे सैरो तफरीह करवाने के लिए आया था। हम एक बार में बैठे थे जो बार कम ठिया ज्यादा लग रहा था। लगता था यहाँ शराब नहीं, गन्ने का रस बिकता है। गन्ने के रस की अजीब सी बू भी मुझे परेशान कर रही थी। इस बार की शराब बस इतनी पुरानी है जितनी रॉबिन हुड की कहानी। ज्ञानी बोला। कोई 400 साल पुरानी हुई। रॉबिन हुड का नाम सुनकर मुझे फिर गुस्सा आ गया। हाँ, बस यही समझो। ज्ञानी बेर का घूंट भरकर बोला। उसने बुरा सा मुंह बनाया। बू आती है तो नहीं पियो। किसी हकीम ने कहा है कि बुरी चीज खाओ पियो। मैंने उसको हिदायत देने वाले अंदाज में कहा। ये रॉबिन हुड का बार है। यहाँ बैठकर रॉबिन हुड अपने साथियों के साथ दारू पीता था। बाद में यहाँ बार बन गया। लगता है रॉबिन हुड की बची हुई शराब का जायका उसी वक्त से चला आ रहा है। ज्ञानी ने ऐसी संजीदगी से ये बात कही जैसे गौरबानी सुन रहा हो। शराब अज्जू की हो या रॉबिन हुड के वक्त की, है तो बुरी चीज, मैंने कहा और पाइनएप्पल का आखिरी घूंट भरकर गिलास खाली कर दिया। इस बार से उठकर हम जंगल की तरफ आए और शाम ढले तक घूमते फिरते रहे। जब बुरी तरह थक गए तो लंदन वापसी हुई। अंधेरा हो चुका था और लाइटें रोशन हो चुकी थीं। कुछ देर टीवी देखने के बाद मैंने 3 स्लाइस गरम किए, मक्खन और जैम उन पर चपेड़ा और फिर अगले कमरे में सोफे पर तकिया रखकर सो गया। सुबह उठकर स्लाइस तैयार किए, मक्खन और जैम लगाकर, क्रीम डालकर कॉफी का मग तैयार करके नाश्ता किया और बाहर कार में जाकर बैठ गया। ज्ञानी के 2 बेटे और एक बेटी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। ज्ञानी कार ड्राइव करके उनको स्कूल छोड़ने चला गया। इस काम से फारिग होकर ज्ञानी कारोबार में मसरूफ रहा। मैंने उसे जिन की तरह काम करते देखा। हमने दोपहर को हल्का फुल्का खाना खाया। मैं लखपति हूँ और करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो कार चलाते हुए आहिस्ता से बोला। अंग्रेज किसी को भी करोड़पति नहीं बनने देते। लंदन में करोड़पति बनना मुश्किल है, मगर मैं बन जाऊंगा, वो सिखों वाले पुर यकीन लहजे में बोला। ज्ञानी, तू सूदखोर पठानों की तरह कर्जा देता है और फिर तेरा सूद असल रकम से बढ़ जाता है, यानी दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाती हैं। करोड़पति बनने का इससे अच्छा और सस्ता नुस्खा और क्या हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आज रात किसी अल्हड़ गोरी मेम से तेरा मुता करा दूं, ज्ञानी ने हंसकर कहा और मेरे सवाल का जवाब गोल कर गया। मुता मुझे नहीं करना, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने गुस्से से कहा। तुम ठीक कहते हो, वो हंसते हुए बोला। मेरा लंदन का ये पहला चक्कर था। जब मैं कुछ अरसे के बाद फिर लंदन गया तो ज्ञानी मुझे कुछ थका थका सा लगा। ज्ञानी, रॉबिन हुड वाला बार? मैंने पूछा। यार दफा कर रॉबिन हुड को और उसके बार को। मुझे तो भगत सिंह और दुल्ला भट्टी याद आते हैं। वो इनकलाबी हो गए हो, मैंने तंजन कहा। भाई साहब, अंग्रेज देसी लोगों को आगे नहीं आने देते। हम सिख हों या मुसलमान, नास्तिक हों या धार्मिक, शहरी हों या देहाती, ये हमें आगे नहीं निकलने देते। वो रुक रुक कर बोल रहा था। तेरे सूदखोरी बैंक का क्या बना? मुझे उसकी लखपति से करोड़पति बनने वाली बात याद थी। फेल हो गया। कुछ कर्ज वापस नहीं हुआ, कुछ सूद नहीं मिला, कुछ इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने अफसोस किया।
बस जीतते जीतते हार गया, करोड़पति बनते बनते रह गया। वो मखसूस सिक्कों वाली खुशदिली से बोला। पीने पिलाने का क्या हिसाब है? मैंने उसे खंगाला। पाइन एप्पल जूस पर आ गया हूँ। बात पैसे की होती है और आजकल जेब खाली है। वो मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन लिए जा रहा था। कार उसकी थी और उसने मेरे खर्चे पर मेरे लिए होटल में एक कमरा बुक करवा दिया था। मैं तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं लेकर गया कि मैंने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा घर खरीदा है। वो घर तुम्हारे लायक नहीं। भाभी सेजवंत कौर का क्या हाल है? मैंने इखलाकन पूछा। मजे में है, एक लॉन्ड्री पर मुलाजमत करती है। पहले तो भाभी मुलाजमत नहीं करती थी? मैंने पूछा। हाँ, पहले मैं खुद कफील था और वो लखपति की बीवी थी, उसने जवाब दिया। तो अब बस गुजारा है। मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई से भाग गया, वो एक दुकान पर काम करता है। छोटा काका हाथ छोड़ है, अंग्रेज लड़कियों के साथ लड़ता रहता है। उसे गोरा रंग जहर लगता है। बेटी सुंदर कौर अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी पढ़ती है और उसकी सोच भी अंग्रेजी हो गई है। सिख मजहब की कोई बात उसके पास नहीं मिलेगी। बेबे जी, वो आजकल अस्पताल में है, शुगर है, दुआ करो आराम आ जाए, उसने कहा। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह फजल करेगा, तू मायूस ना हो। तू आजकल क्या कर रहा है? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कार मेरी अपनी है, उसने मेरी बात का जवाब दिया। मैं 7 दिन लंदन में रहा मगर फिर ज्ञानी से नहीं मिल सका। 2-1 मरतबा सिर्फ फ़ोन पर गपशप हुई, वो हमेशा मुझे जल्दी में लगा। मैं जब कारोबार के सिलसिले में तीसरी बार लंदन गया तो ज्ञानी मुझे नहीं मिला। मुझे यूरोप के दूसरे ममालिक भी जाना था और रेग के कुछ अफसरों से मिलना था। रेग अंग्रेजी में चीथड़े या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। दरहकीकत सस्ते सिले सिलाए कपड़ों का कारोबार रेग इंडस्ट्री कहलाता है। मेरी दुकान लाहौर के लुंडा बाजार में है और मैं थोक का कारोबार करता हूँ। इस सिलसिले में मुझे हर साल यूरोप के कई मुल्कों में जाने का मौका मिलता है। एक बार मैं यूरोप के दौरे के बाद लाहौर आया तो मुझे ज्ञानी का खत मिला। मैं लंदन छोड़कर जालंधर आ गया हूँ। बड़ा बेटा एक सिख की दुकान पर काम करता था, वो सिख की बेटी से शादी करके अलग हो गया। छोटा बेटा एक दिन गोरे बदमाशों से लड़ाई में खत्म हो गया। बेटी घर से ऐसी गई कि उसका 1 साल तक तो कोई पता ही नहीं चला। बेबे को अंग्रेज डॉक्टर नहीं बचा सके। मेरी टैक्सी एक हादसे में तबाह हो गई और बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमे की रकम अदा नहीं की कि कसूर आपका था। मैं घर बेचकर तुम्हारी भाभी को लेकर जालंधर आ गया हूँ। वीज़ा लेकर जालंधर आ जाओ ताकि माजी के दिनों की यादें फिर ताज़ा हो जाएं। मगर आने से पहले मुझे ख़त के ज़रिए इत्तला दे देना, क्योंकि यहाँ सियासी कत्ल हो रहे हैं और सरकार छापे मार रही है। तुम्हारे लिए दिल बेकरार है। तेरी भाभी का सलाम, तेरा अपना इकबाल सिंह ज्ञानी। ख़त आम सा था मगर अज जालंधर पढ़कर मज़ा ही आ गया। ज्ञानी फ़ारसी भी खूब जानता था, इसलिए अज जालंधर के लफ्ज़ उसकी ईरानी तहजीब से वाकफियत जाहिर कर रहे थे। मैं इस खत का जवाब क्या देता, बस यही सोचकर चुप हो गया कि ज्ञानी जालंधर से गया था और वापस जालंधर लौट आया है। जो उसने मुझे जालंधर आने की दावत दी थी उसमें ख़तरे की बू थी, इसलिए मैं जालंधर नहीं गया और ना ही जवाब दिया। मुझे 6 माह बाद भाभी का ख़त मिला कि तेरा भाई ज्ञानी दिल्ली जेल में है। उस पर इल्ज़ाम है कि वो लोगों को सिख मज़हब के ख़िलाफ़ उकसाता है, इनकलाब की बातें करता है। भाभी ने यह भी लिखा कि वो शहीदी मोहल्ले के गुरुद्वारे में रहती हैं और आने वालों की सेवा करती है और गुरुद्वारे की झाड़ू देती है, सफाई करती है। मैंने चाहा कि 2 दिन के लिए दिल्ली जाऊं और ज्ञानी को कहूं कि माफ़ी मांगकर बाहर आ जा, मगर मुझे डर है कि कहीं पुलिस मुझे भी अंदर ना कर दे।